by the Golden Purse और हमारे साथ है CA स्नेहा मुदानी जी who will throw light upon the all about taxation. जैसे डाइट की बात आती है तो कैलोरीज के बारे में we cannot be careless. बिल्कुल उसी तरह से मनी मैनेजमेंट की बात आती है तब we cannot be careless about the taxation part because money saved is money earned, right? So let us start with today's session. कल हमने देखा था we had a good start with स्नेहा जी about the topic taxation जहां पर डायरेक्ट टैक्सेस की बात की थी. तो आज ये टॉपिक को हम आगे ले चलते हैं स्नेहा जी के साथ. लेट अस स्टार्ट. वेरी गुड आफ्टरनून स्नेहा जी. Good afternoon. Thank you, Rani ji. Thank you so much. Yes. I think we should start. Yes, yes. Yes. Okay. Okay. Yesterday we started with taxation. Just to throw a light on what we did, because ये जो पांचों सेशन है ये लिंक रहेंगे एक दूसरे से. हम इसको पार्ट पार्ट में ले रहे हैं क्योंकि ये एक साथ समझना इतना इजी नहीं है, इसलिए हम इसको पार्ट पार्ट में लेके 5 डेज की ट्रेनिंग के हिसाब से ले रहे हैं. इसमें जो कल हमने समझा वो हमने ये समझा कि द टैक्सेस होते हैं वो दो प्रकार से डिवाइडेड होते हैं, दैट इज डायरेक्ट टैक्सेस एंड इनडायरेक्ट टैक्सेस. तो कल हमने स्टार्ट की थी डायरेक्ट टैक्सेस से. कल मैंने आपको समझाया था कि इनकम क्या होती है और ये जो डायरेक्ट टैक्सेस होते हैं ये इनकम पे पे किया जाता है. ओके. इसका जो बर्डन होता है वो एसएससी के खुद के ऊपर रहता है, ये आप किसी कंज्यूमर को पास ऑन नहीं कर सकते हो. और आपकी इनकम क्या कहलाती है इसका मैंने एक एग्जांपल सेट फॉर्थ किया था. इनकम का बेसिकली मतलब ये होता है जो आपका प्रॉफिट है जो आप अर्न कर रहे हो, दैट इज योर इनकम विच इज टैक्सेबल. ओके. फिर इसके बाद मैंने आपको एक एग्जांपल देके समझाया था कि टैक्स कैसे कैलकुलेट किया जाता है. एक हमने सैलरी क्लास के पर्सन का एग्जांपल लिया था, उसके बेसिस पे मैंने आपको ये समझाया था. फिर हमने इस पे लाइट फुट की थी अपनी कि ये कैसे इंडिविजुअल को टैक्सेशन कैसे लगता है. तो आज ये मैं थोड़ा सा रिपीट वापस करती हूँ. कुछ लोग हो सकते हैं जिन्होंने कल अटेंड नहीं किया हो क्योंकि ये एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है. अब ये जो टैक्स स्लैब है ये इंडिविजुअल एज वेल एज एचयूएफ दोनों के लिए है. ओके. अब इसमें एक एग्जिस्टिंग रेजिम है जो अभी तक गवर्नमेंट चला रही थी. करंट ईयर से उन्होंने न्यू रेजिम पे डाला है. करंट ईयर में उन्होंने एक नई रेजिम डाला, एक नया ऑप्शन डाला है कि यदि आपको कोई एग्जेम्पशंस और डिडक्शंस नहीं चाहिए तो आप न्यू रेजिम के हिसाब से अपना इनकम टैक्स पे कर सकते हैं. और एग्जेम्पशंस और डिडक्शंस चाहिए तो आपको एग्जिस्टिंग रेजिम में जाना होगा, तब आप न्यू रेजिम में नहीं जा सकते. यदि आप न्यू रेजिम में गए तो आपको कोई भी डिडक्शंस और एग्जेम्पशंस नहीं मिलेंगे. अब ये एग्जेम्पशंस और डिडक्शंस क्या होते हैं ये हम आज के सेशन में समझेंगे. ये स्लैब्स मैंने कल समझाया था. आज मैं आपको एग्जेम्पशंस और डिडक्शंस की तरफ लेके जाऊंगी. अब ये जो मैंने आपको बताया है ये इंडिविजुअल्स एंड एचयूएफ के लिए है. जो कॉर्पोरेट्स होते हैं, कंपनीज जो होती है, कंपनीज या लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप्स में लोग जो काम करते हैं उनका जो टैक्स रेट होता है वो सीधे सीधे 25% होता है. दैट मीन्स उनको 25% पे टैक्स पे करना होता है, उनको कोई स्लैबिंग नहीं होती है. Where the companies whose turnover is 400 crores and नीचे, मतलब 400 करोड़ से नीचे जो भी कंपनियां हैं वो 25% स्लैबिंग में आती है. उसके ऊपर दे हैव टू पे 30%. और जो कुछ कंपनीज हैं जो डिफाइन की हुई है इन पर्टिकुलर सेक्शंस में गवर्नमेंट की तरफ से फॉर वेलफेयर ऑफ देम, उन्होंने वहां पे उनका टैक्स का रेट रिड्यूस किया है. बट बाकी सब केसेस में हमको 30%, जैसे यदि आप एलएलपी में काम कर रहे हैं तो आपको 30% से टैक्स पे करना होता है. तो ये जो टैक्स स्लैब्स है ये कॉर्पोरेट्स के लिए है. कॉर्पोरेट्स मींस यदि कोई कंपनी में ऑपरेट कर रहे हैं, सपोज आपके हस्बैंड कोई कंपनी ऑपरेट करते हैं या आप खुद कोई कंपनी ऑपरेट कर रही है या आपको कोई कंपनी खोलने की इच्छा है, इस तरीके का ऐसा कुछ भी है तो आपको इस रेट से जाना पड़ेगा. ये जो रेट थे ये पर्टिकुलरली एक इंडिविजुअल के लिए थे और एचयूएफ के लिए थे. अब मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी कि एग्जेम्पशंस क्या होता है और डिडक्शंस क्या होता है. एग्जेम्पशंस इज एज पर सेक्शन 10.
नाउ व्हाट इट इज एग्जेम्पशन, मतलब मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ कि सपोज मेरी कमाई कल हमने कितनी ली थी, कल हमने 5 लाख की कमाई ली थी, ठीक है, जिसपे हमने ये समझा था कि हम 5 लाख तक कुछ भी टैक्स नहीं पे करते हैं। हम किस तरीके से उस पर कुछ भी टैक्स नहीं पे कर रहे हैं वो कल हमने समझा था। वो हम कैसे कर रहे हैं, हम कुछ भी टैक्स कैसे नहीं पे कर रहे हैं, उसका मैं एक शॉर्ट में आपको एक्सप्लेन करना चाहूंगी कि हमने इसका एग्जाम्पल कैसे लिया था। हमने इस तरीके से लिया था कि 2.5 लाख पे हम नील टैक्स पे कर रहे हैं, 2.5 लाख पे कोई टैक्स नहीं लग रहा, बचे हुए 2.5 लाख पे हमको 5% से टैक्स लग रहा है, जो 12,500 रुपया होता है। ओके, अब ये जो 12,500 रुपया है, इसका मुझे रिबेट मिलता है। रिबेट का में मिलता है अंडर सेक्शन 87A। ओके, इसका मुझे रिबेट मिलता है, मतलब ये टैक्स मुझे लग गया है, लेकिन गवर्नमेंट ने मुझे विवर दिया है क्योंकि मेरी कमाई 5 लाख तक ही है। तो ये जो रिबेट है, दिस इज अ डिडक्शन। ये क्या है, डिडक्शन है। तो जो भी सेक्शन 80 में आते हैं वो डिडक्शन होते हैं, और जो भी सेक्शन 10 में आते हैं वो एग्जेम्पशन होते हैं। दैट इज एग्जेम्प्टेड इनकम, मतलब वो मेरी इनकम में काउंट ही नहीं होते हैं। दैट इज व्हाट इज द मेन डिफरेंस बिटवीन एन एग्जेम्प्टेड इनकम एंड अ टैक्सेबल इनकम। ये बहुत जरूरी है समझना, क्योंकि ये जो एग्जेम्प्टेड इनकम है ये मेरी कैपिटल का पार्ट है, ठीक है, इसमें मैं टैक्स भी नहीं पे कर रही हूँ, बट ये क्या कर रहा है, ये मेरी कैपिटल, मेरी वेल्थ को बढ़ा रहा है। अब आप ये सोचिए कि वेल्थ इतनी जरूरी क्यों है। वेल्थ इतनी जरूरी इसलिए है क्योंकि आपकी जो भी, यदि आप आगे फ्यूचर में कुछ भी इन्वेस्टमेंट्स करेंगे या बैंकों में जाके लोन लेंगे, तो यदि आप ऐसा कुछ भी करेंगे तो वो आपकी इनकम टैक्स रिटर्न के साथ आपकी वेल्थ देखते हैं, मतलब आपका कैपिटल देखते हैं कि आपका कैपिटल कितना है। इसलिए ये जो एग्जेम्प्टेड इनकम होती है ये इस वेल्थ में काउंट की जाती है। अब एग्जेम्प्टेड इनकम क्या होती है, ये एक नॉन टैक्सेबल इनकम होती है। नॉन टैक्सेबल इनकम मतलब कि बेसिकली सब, जैसे पीपीएफ, पीपीएफ में मैंने पैसा डाला, ओके, अभी जो पीपीएफ का पैसा है इसका मुझे डिडक्शंस मिलेगा अंडर सेक्शन 80C। ये एक बहुत ही कॉमन नॉमिनिक्लेचर है जो हर किसी को पता होता है कि यदि मैं पीपीएफ में पैसा डालूं तो मुझे मेरी इनकम में से वो उसका डिडक्शन मिलेगा, ठीक है। अब मैंने एग्जांपल लिया, लेट्स से मेरी जो इनकम है वो 7 लाख रुपए है, ओके। अब 7 लाख रुपए पे मुझे डिडक्शन कैसे मिला, मैंने पीपीएफ पे 1.5 लाख रुपया डाला, ओके, क्योंकि एटीसी की लिमिट क्या है, एटीसी की लिमिट मेरी 1.5 लाख रुपया है। तो मैंने 1.5 लाख रुपया डाला, उस 7 लाख में से मेरा 1.5 लाख रुपया माइनस किया गया, उस 7 लाख में से मेरा 1.5 लाख रुपया माइनस किया गया, तो अब मेरी इनकम कितनी बची, 1.5 लाख रुपया माइनस करने के बाद मेरी जो इनकम बची वो 4.5 लाख रुपए बची। अब इस 4.5 लाख रुपए पे मुझे टैक्स पे करना है गवर्नमेंट को, ना कि 7 लाख पे। तो दिस इज अ डिडक्शन। पर जो एग्जेम्प्टेड इनकम होती है वो अबव एंड अबव दिस होती है, वो मेरे 7 लाख में भी काउंट नहीं होगी और वो मेरे डिडक्शंस में भी काउंट नहीं होगी, वो अलग से एज अ मेरी इनकम करके दिखाई जाती है व्हेन आई एम फाइलिंग रिटर्न्स, और वो इनकम टैक्स से एग्जेम्प्टेड होती है, वो नॉन टैक्सेबल होती है। अब अंडर सेक्शन 10 में देर आर एन नंबर्स ऑफ वेरियस लिस्ट, एक बहुत बड़ी लिस्ट है जो मैं ऑब्वियसली यहाँ पे आपके साथ शेयर इसलिए नहीं कर रही हूँ क्योंकि उस लिस्ट में से 75% चीज कॉमन मैन को नहीं लगती है। वो स्पेशलाइज केसेस होते हैं कि ये यदि आपकी केस है तो आपको एग्जेम्प्टेड है, यदि ये आपका केस है, कुछ रूटीन में कुछ उसमें से 20 या 25% ऐसे ही लिस्ट में से है जो रूटीन में लगते हैं, जैसे कि पीपीएफ, इनकम फ्रॉम पीपीएफ। इनकम फ्रॉम पीपीएफ क्या होता है, ब्याज, जो ब्याज हमको पीपीएफ पे मिलता है, हम जो पैसा भर रहे हैं पीपीएफ के अकाउंट में, उसमें जो ब्याज हमें मिल रहा है ये ब्याज टैक्सेबल नहीं होता, ये ब्याज क्या होता है, नॉन टैक्सेबल होता है, दैट इज एग्जेम्प्टेड होता है। तो हमको ये डिफरेंस समझना इसलिए जरूरी है बिटवीन एग्जेम्पशन एंड डिडक्शंस, क्योंकि जो हम हमारी टैक्स प्लानिंग करते हैं उसमें हमको ये फैक्टर को कंसिडर करना बहुत जरूरी है कि आपको जो कमाई हो रही है वो एग्जेम्प्टेड है कि डिडक्शन है। जैसे कि अब मैं आपको कोई पॉलिसी बेचने आई हूँ, ठीक है, मैं कोई इंश्योरेंस एजेंट हूँ, मैं आपको पॉलिसी बेचने आई हूँ, मैंने आपको बोला कि आप ये पॉलिसी लीजिए,
इसका जो प्रीमियम आप पे करेंगे उसका आपको डिडक्शन मिलेगा। तो अब वो किसकी बात कर रहा है, वो इसकी बात कर रहा है कि 7 लाख की जो मेरी कमाई है उसमें से मैंने जो 1.5 लाख रुपया माइनस किया, ये उसकी बात कर रहा है कि मुझे प्रीमियम का डिडक्शन मिलेगा अंडर एटीसी। अब लेकिन वो क्या बोलेगा, इससे आप जो कमा रहे हैं, इससे आप जो कमा रहे हैं वो भी आपको एग्जेम्प्टेड रहेगा। उसका मतलब ये होता है कि ये जो इनकम, मतलब उस पॉलिसी से जो मैं कमाई करूंगी, जो मेरी इनकम होएगी, वो टैक्सेबल नहीं होगी, वो अंडर सेक्शन 10 एग्जेम्प्टेड है। So that is the meaning of exemption and deductions. This is the major difference between exemption and deduction. तो हमको ये पता होना चाहिए कि कौन सी इनकम्स है जो एग्जेम्प्टेड इनकम में से आती है। जैसे एग्रीकल्चर, खेती से कमाया हुआ, उपजा हुआ कुछ भी पैसा जो आप कमाते हैं वो आपका एग्जेम्प्ट इनकम कहलाता है। तो दैट इज एन एग्जेम्प्टेड इनकम, एग्रीकल्चर। ब्याज जो आपको पीपीएफ से मिलता है वो एग्जेम्प्टेड होता है। यदि मैंने शेयर्स में डील किया, मैंने मार्केट में डीलिंग किया और मुझे वहां से लाभ होता है, दैट इज गेन होता है, तो 1 लाख तक मेरा कैपिटल गेन जो है वो एग्जेम्प्टेड है। एग्जेम्प्टेड है इसका मतलब 1 लाख तक जो मुझे मुनाफा हो रहा है उस पे मुझे कोई टैक्स नहीं पे करना है। पर ये 1 लाख का जो मेरा मुनाफा है, ये मेरा वेल्थ है, ये मेरी कैपिटल है, इससे मेरी वेल्थ बढ़ रही है। और जब मैं लोन लेने जाऊंगी तो वो ये वेल्थ में काउंट होएगी। जब मैं कहीं पे भी कोई पॉलिसी लेने जाऊंगी या हेल्थ इंश्योरेंस लेने जाऊंगी तो ये जो 1 लाख रुपया है ये मेरे वेल्थ में काउंट होगा। ये जो एग्रीकल्चर इनकम है ये मेरे वेल्थ में काउंट होएगी। तो इम्पोर्टेंट है कि हमें समझे कि एग्जेम्प्टेड इनकम क्या होती है। एग्जेम्प्टेड इनकम का एक दूसरा बहुत ही ब्यूटीफुल एग्जाम्पल मैं आपके सामने पोस्ट करना चाह रही हूँ, जो टैक्स प्लानिंग के लिए बहुत ज्यादा यूज किया जाता है, वो है गिफ्ट्स। अब जैसे आप यदि सपोज दादा या दादी की उम्र में आ गए हैं और आप अपने पोतों या पोती इन सबको कुछ गिफ्ट दे रहे हैं, ठीक है, आप इनको पैसे गिफ्ट दे रहे हैं, तो आपसे मिला हुआ गिफ्ट उनके लिए एग्जेम्प्टेड इनकम है। पर वो उनका पैसा हो चुका है, वो उनकी वेल्थ बन चुकी है, पर इस पे आपको कोई भी टैक्स नहीं पे करना है। तो ये एक एग्जेम्प्टेड इनकम के अंदर आती है। गिफ्ट क्या है, एक एग्जेम्प्टेड इनकम के अंदर आती है। तो ऐसे अलग 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 डेफिनेशन दी हुई है इनकम टैक्स में। ये जो रिलेटिव्स है, ये सारे रिलेटिव्स उस गिफ्ट की डेफिनेशन में आते हैं। यदि ये आपस में एक दूसरे को पैसा जो देते हैं वो गिफ्ट के नजरिए से देते हैं, आउट ऑफ लव एंड अफेक्शन देते हैं ये सारे रिलेटिव्स एक दूसरे को, तो ये जो गिफ्ट है वो एग्जेम्प्ट रहता है। जिसको मिल रहा है गिफ्ट उसके हाथ में। ये एक टूल है जो बहुत ज्यादा टैक्स प्लानिंग के लिए यूज किया जाता है। इस टूल के थ्रू आप अपनी संपत्ति अपने पोते पोतियों को या अपने बच्चों को दे सकते हैं और इस पे टैक्स भी नहीं लगता है। हमें क्यों पता होना चाहिए कि कौन सी इनकम एग्जेम्प्ट होती है और डिडक्शन क्यों होता है, ताकि हम अपनी टैक्स प्लानिंग अच्छे से कर सके। इसका मैं एक छोटा सा एग्जांपल आपके सामने पुट करना चाहूंगी। सपोज जैसे हमारे साथ यहाँ पे संतोष जी है जो थोड़े एजेड है और मैं एक्सपेक्ट कर रही हूँ कि शायद उनके पास अभी उनके पोते पोती वगैरह होंगे या नाता नाती जो भी होंगे। यदि आपकी टैक्स लाइबिलिटी ज्यादा आती है, इसका मतलब आपकी जो कमाई है उस पे यदि आप टैक्स ज्यादा भरती है, तो आप अपनी कमाई का कुछ हिस्सा अपने पोते पोतियों को गिफ्ट दे सकते हैं। इससे आपके ऊपर टैक्स कम होएगा और उनके हाथ में भी ये टैक्सेबल नहीं होगा। पैसा वहीं की वहीं रहता है, सिर्फ एक व्यक्ति से घर के दूसरे व्यक्ति पे टाइटल ट्रांसफर हो जाता है, पर इससे हम काफी सारा टैक्स बचा सकते हैं। ये टैक्स प्लानिंग में सबसे ज्यादा बड़ा हेल्प करता है। तो इंटरनली जब हम घर की टैक्स प्लानिंग करते हैं तो गिफ्ट एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, जहाँ पे हम गिफ्ट दे के एक दूसरे की बेटर टैक्स प्लानिंग कर सकते हैं। अब इसकी एक इम्पॉर्टेंट जो टैक्स प्लानिंग होती है वो है मैरिज के टाइम। जब लड़कियों को मैरिज में माँ बाप से कुछ मिलता है, चाहे वो काइंड में हो या फिर मनी के थ्रू हो, वो सारा टैक्स फ्री रहता है, दैट इज उस पर टैक्स नहीं लगता है। इसलिए सबने मैरिज के टाइम अपने बच्चों के टाइम
जो भी गिफ्ट्स आते हैं उसको डिस्क्लोज करना चाहिए, क्योंकि वो सारा नॉन टैक्सेबल होता है, एग्जेम्प्टेड इनकम होता है। इसलिए हमारे जितने भी क्लाइंट्स हैं हम उनको सजेस्ट करते हैं यदि उनके बच्चों की शादी हो रही है तो आप उसको एज अ मैरिज गिफ्ट दिखाओ, ताकि आपको आपकी वेल्थ भी बढ़े और आपको उसको टैक्स भी नहीं पे करना पड़े। सो दिस इज, ये एक एग्जेम्पशन है गिफ्ट। ओके, तो इसमें डिफरेंस है, एग्जेम्पशन एंड डिडक्शन में एक बहुत मेजर डिफरेंस है। वो डिफरेंस यही है कि जो एग्जेम्पशन होता है वो टैक्सेबल ही नहीं होता, वो मेरी इनकम में कभी काउंट नहीं होगा। ओके, और डिडक्शन जो है वो मेरी कमाई में से ही रिड्यूस किया जाएगा। ये सबसे बड़ा डिफरेंस है एग्जेम्पशंस और डिडक्शंस के बीच में। अब डिडक्शन क्या होता है मैंने समझाया, जैसे कि एपीसी में जो डिडक्शन मिलेगा, जो डिडक्शंस मिलते हैं वो सेक्शन 80 में मिलते हैं सारे, और जो एग्जेम्पशन होते हैं वो सेक्शन 10 में मिलते हैं सारे। पीपीएफ से मिला हुआ ब्याज, एलआईसी से मिला हुआ पैसा, गिफ्ट के थ्रू कुछ मिला हुआ पैसा या पेंशन, ये सब जो चीजें हैं ये एग्जेम्प्टेड इनकम कहलाती है। इट इज नॉट पार्ट ऑफ माय टैक्सेबल इनकम। ओके, जो 7 लाख थी वो मेरी टैक्सेबल इनकम थी। जो डिडक्शन है वो मेरी टैक्सेबल इनकम में से रिड्यूस किया जाता है, माइनस किया जाता है, और फिर उस पर मुझे टैक्स लगता है। तो दैट इज मेरी टैक्सेबल इनकम रिड्यूस होती है, और ये एग्जेम्प्टेड इनकम मेरी वेल्थ को बढ़ाती है और इस पे टैक्स नहीं पे होता है। ओके, सो दिस इज एन एग्जेम्प्टेड इनकम। अब डिडक्शंस जो है वो बहुत अलग अलग प्रकार के दिए गए हैं। जो कॉमन डिडक्शंस है वो है एटीसी के डिडक्शंस। एटीसी के जो डिडक्शंस है ये कॉमन होते हैं, दैट इज एम्प्लॉय शेयर्स ऑफ पीएफ, जैसे जो पीएफ में कंट्रीब्यूशन एम्प्लॉयज का डिडक्ट करके जब पे किया जाता है वो यहाँ कवर होता है। एनएससी होता है, ये लंबी लिस्ट है जो ये सब एटीसी में कवर होते हैं। ये पूरे एटीसी में यदि आप इनमें पैसा डाल रहे हैं तो ये सब आपके एटीसी में कवर होते हैं। चिल्ड्रंस ट्यूशन फी, रीपेमेंट ऑफ होम लोन, हाउसिंग लोन जो हम लेते हैं उसका जो प्रिंसिपल हम रीपे करते हैं वो हमारा एटीसी में डिडक्शन मिलता है। इन्वेस्टमेंट इन सुकन्या समृद्धि अकाउंट, यूलिप्स, ईएलएस, सम पेड टू परचेज डेफर्ड एन्युटी, 5 ईयर डिपॉजिट स्कीम, मतलब जब एफडी 5 साल की आप बनाते हैं। कुछ सीनियर सिटीजन स्कीम्स है जो एलिजिबल है इसके लिए, एटीसी के लिए। तो जब भी आप इन्वेस्टमेंट करें तो उसमें आप पहले ये चेक करें कि ये जो है ये हमारे एटीसी में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। यदि आप इसको इनकम टैक्स के बेनिफिट के हिसाब से इन्वेस्ट कर रहे हैं तो आप ये लिस्ट जरूर चेक करें। पर यदि आपको इन्वेस्टमेंट सिर्फ रिटर्न्स के लिए कर रहे हैं, उसमें आप टैक्स प्लानिंग के पर्पज से नहीं कर रहे हैं, आप सिर्फ उसके रिटर्न्स के लिए कर रहे हैं कि आप कितना बेनिफिट्स होगा, तब उस केस में आप ये लिस्ट आप नहीं भी देखे तो चलता है, क्योंकि ये लिस्ट इज फॉर टैक्स प्लानिंग पर्पस कि ओके मुझे इतना 1.5 लाख रुपए पे जो टैक्स लगने वाला है ये मुझे बचाना है, इसीलिए मैं इसमें इन्वेस्ट कर रही हूँ। तो यदि आप उस एंगल से करते हैं तो आपको ये लिस्ट देखनी बहुत जरूरी है। और क्योंकि हम कॉमन मैन है, हमें ये लिस्ट याद नहीं रहती है, तो हमारे सबके सीएस होते हैं, आप अपने सीएस से क्रॉस वेरीफाई भी कर सकते हैं। वैसे तो ये गूगल में भी आपको इजीली अवेलेबल रहती है कि एटीसी के डिडक्शंस में कौन सी चीजें आती है, किसमें आप इन्वेस्ट करेंगे तो आपको मिल जाएगा। नहीं तो आप अपने सीएस से भी कंसल्ट कर सकते हैं, वो आपको और भी बेटर चीजें प्लान कर के दे सकते हैं, क्योंकि उन्हें पता होता है कि आप ना आपकी बाकी सारी फैक्टर्स भी पता होती है फाइनेंसिंग की, तो वो आपको कभी भी बेटर जजमेंट दे सकते हैं कि आप इसमें इन्वेस्ट करो कि नहीं करो, या आपको मिलेगा नहीं मिलेगा, या आप न्यू रेजिम में जाइए या एग्जिस्टिंग रेजिम में जाइए। पर इसका नॉलेज हमें होना बहुत जरूरी है, क्योंकि जो हमें वो समझाना चाह रहे हैं वो तो हमें समझे नहीं, यदि हमें इसका नॉलेज ही नहीं होगा तो वो हमें जो भी समझाना चाह रहे हैं वो हमें नहीं समझने वाला है। वो एक कहावत होती है, अरबी फारसी सब एक जैसा दिखता है, वो बिल्कुल आपको वैसा लगेगा जब एक चार्टर्ड अकाउंटेंट आपसे बात करेगा कि ये किस पहलू में बात कर रहे हैं, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। इन सेशंस के बाद हो सकता है कि एटलीस्ट आप रिलेट कर पाएंगे कि ओके ये चार्टर्ड अकाउंटेंट मुझसे डिडक्शंस की बात कर रहे हैं कि एग्जेम्पशंस की बात कर रहे हैं, मुझे ये मेरे इनकम में से रिड्यूस करने की बात कर रहे हैं कि मेरे वेल्थ को बढ़ाने की बात कर रहे हैं। तो एटलीस्ट आप इन सेशन से ये ग्रैबिंग करें ताकि आप कॉमन
जो लैंग्वेज में बात की जा रही है तो आपको समझे कि आपसे क्या बात की जा रही है और आप उनके हिसाब से अपने टैक्स प्लानिंग को बेटर वे में पुट कर सकते हैं। तो एटीसी में जो है, जो लिमिट है वो है 1.5 लाख रुपया। आप यदि आप इन सब में भी पैसा डाल दो तो भी आप 1.5 लाख से ज्यादा डिडक्शन नहीं ले सकते। उसका कैप है 1.5 लाख। क्या है उसका कैप है? 1,50,000 से ज्यादा आपको डिडक्शन नहीं मिलने वाला है। इट इज अ कैपिंग। ओके, तो बस उसमें जो है यदि इनमें से जिसमें भी मैंने पैसा डाला ये सारे एलिजिबल है डिडक्शन के लिए। That is what is there in the ATC. So ATC is the first and a common deduction which is required for tax planning. Okay, इसके अलावा कुछ sections और है जो अभी commonly use होते हैं। यहाँ पे stated हर section commonly use नहीं होगा। There is a long list of 80 deductions, but इसमें से एक बहुत important है, ये है ATTTA, that is interest income फ्रॉम सेविंग अकाउंट। ये 10,000 रुपए तक टैक्सेबल नहीं होता है। इसका मतलब ये होता है कि हम हमारे सेविंग अकाउंट्स का जो ब्याज कमाते हैं वो 10,000 रुपए तक टैक्सेबल नहीं होता है, क्योंकि हमें उसका टैक्स डिडक्शन मिलता है, दैट इज ATTTA मिलता है। और जो सीनियर सिटीजन होते हैं उनके लिए ATTTA एप्लीकेबल नहीं होता है, उनके लिए ATTTB एप्लीकेबल होता है। उनको 50,000 तक डिडक्शंस मिलते हैं। मैं आपको वो बता रही हूँ जो कॉमन मैन के लिए एप्लीकेबल है। अब कुछ सैलरीड क्लास पर्संस होंगे, उन सैलरीड क्लास पर्संस के लिए ATGG इज वेरी इंपॉर्टेंट। अब इसका हम कैसे उपयोग कर सकते हैं? यदि आप खुद के घर में रह रहे हैं, आपने कोई लोन लिया हुआ है, तो उसका जो डिडक्शन है वो आपको यही मिल जाता है, दैट इज प्रिंसिपल रीपेमेंट ऑफ होम लोन। बट यदि आप एक सैलरीड क्लास पर्सन है या नॉर्मल बिजनेस क्लास पर्सन भी है, ये एक ऐसा डिडक्शन है जो लोगों से कहीं ना कहीं मिस हो जाता है। यदि मैं एक नॉर्मल पर्सन हूँ पर मैं खुद के घर में नहीं रहती हूँ, मैं एक रेंटेड घर में रहती हूँ, तो आपने कभी भी ATGG का बेनिफिट नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि उसमें आप जो रेंट पे करते हो वो आपको एज अ डिडक्शन मिलता है। व्हेन यू आर नॉट गेटिंग एनी HRA, दैट इज हाउस रेंट अलाउंस नहीं मिल रहा है आपके एम्प्लॉयर से, और आप एक सैलरीड क्लास पर्सन हो, तो आपको ATGG में जो रेंट आप पे कर रहे हो उसका डिडक्शन मिलता है। तो ये इसका बेनिफिट आपने लेना चाहिए। फिर आपके बच्चों ने कुछ एजुकेशन लोन लिया होगा, तो जब वो उसका रीपेमेंट करते हैं तो उसका डिडक्शन भी ATE में मिलता है। इसीलिए बहुत जरूरी है कि जब हम अपने CA के पास अपनी रिटर्न्स फाइलिंग के लिए जाए तो हम ये सारी डिटेल्स उनको बताएं। ये इसलिए जरूरी है कि जब तक आप डिटेल्स बताओगे नहीं, वो उसका बेस्ट बेनिफिट आपको कैसे दिलाएंगे, आपको कौन से बेस्ट डिडक्शंस मिलते हैं वो उसमें आपको कैसे पुट फुट करके देंगे। इसलिए आप अपने चार्टर्ड अकाउंटेंट से सारी इंफॉर्मेशन शेयर कीजिए। यदि आपके बच्चों ने कोई एजुकेशन लोन लिया है, उसका रीपेमेंट हो रहा है, तो उसका भी डिडक्शन मिलता है, वो भी आप बताइए। और यदि आपने होम लोन लिया है और आप फर्स्ट टाइम होम ओनर्स है, तो उसका और एडिशनल ATEE में 50,000 का डिडक्शन मिलता है। ये वाला जो डिडक्शन है ये मैक्सिमम लोग मिस कर जाते हैं, ये क्योंकि लोग अवेयर नहीं होते। लोगों को लगता है कि सिर्फ जो लोन रीपे हो रहा है और जो ब्याज रीपे हो रहा है उसी का डिडक्शन मिलेगा, पर ऐसा नहीं है। यदि आप फर्स्ट टाइमर होम ओनर्स है और आपने फर्स्ट टाइम होम लोन लिया है तो आपको एडिशनल 50,000 रुपया मिलता है। तो इनका नॉलेज होना बहुत जरूरी है। आपको नॉलेज रहेगा तभी ही आप ऑब्वियसली उसको इम्प्लीमेंट कर पाएंगे। और उसके अलावा साथ साथ आप अपने CAs को इसके बारे में बताते भी रहिए कि मैंने ये किया है या मैंने ये पर्टिकुलर प्रॉब्लम्स, बेसिकली यू टू शेयर एवरीथिंग so that they can give you the best. Okay, then we have ATD. ATD is a medical insurance. तो ATC के अलावा इनमें मिलेगा। ATC का कैपिंग है 1.5 लाख। ओके, जो हमने फर्स्ट इसमें पढ़ा, इसका कैपिंग है 1.5 लाख। इसके अलावा हमें जो मिलेगा ये कॉमन मैन्स के लिए, दैट इज ATTTA, ATTTB सीनियर सिटीजन्स के लिए, ATGG जहाँ पे आप रेंटेड प्लेस पे रहते हैं और आपको HRA नहीं मिलता है और एक आप सैलरी क्लास पर्सन है। यदि कोई एजुकेशन लोन है तो ATE, और यदि आप फर्स्ट टाइमर होम ओनर्स है तो आपको 50,000 का एडिशनल डिडक्शन मिलता है।
फिर आपको एक मेडिक्लेम मिलता है, मेडिक्लेम इज अंडर 80D। तो आप जब हमने आपको इन्वेस्टमेंट्स में बताया था, तो हमने आपको बताया था कि आपने टर्म प्लान्स लेने चाहिए, आपने हेल्थ इंश्योरेंस लेना चाहिए, राइट। तो उस हेल्थ इंश्योरेंस का डिडक्शन मिलता है मुझे, और जो सीनियर सिटीजन होते हैं उनको 50,000 तक मिलता है, और जो सीनियर सिटीजन नहीं होते उनको 25,000 तक मिलता है। फिर यदि मेरा कुछ ऐसा मेडिकल ट्रीटमेंट होता है जिसके वजह से मैं हैंडीकैप हो जाऊं, ओके, दूसरों पे डिपेंडेंट हो जाऊं, तो मेरी डिसेबिलिटी पे भी मुझे डिडक्शन मिलता है। तो इस टाइप के जो डिडक्शंस है, ये लोगों को नहीं पता होते हैं और वो ज्यादा टैक्सेस पे कर देते हैं। पर यदि हम सही मायने में इसको प्लान करें, तो ये पूरे डिडक्शंस यदि हम प्रॉपरली क्लेम करें, यदि ये इवेंट यदि हमारे साथ हुआ है, सपोज ऐसा कुछ हुआ है कि मेरा कुछ मेडिकल एक्सपेंडिचर इंकर्ड हुआ है जिससे मैं हैंडीकैप हुई, तो हम प्रॉपर अपनी टैक्स प्लानिंग कर सकते हैं। देन एटीयू में जो सेल्फ सफरिंग हो जाती है, मतलब आपकी कोई फिजिकल डिसेबिलिटी हो जाती है, तो उस पर भी आपको डिडक्शन मिलता है। अब ये जो ATGGB है, दैट इज कॉन्ट्रीब्यूशन बाय कंपनीज टू पॉलिटिकल पार्टीज, ये बेसिकली इंडिविजुअल के लिए नहीं है, ये कंपनीज के लिए है। यदि कोई कंपनी कोई पॉलिटिकल पार्टीज में कॉन्ट्रीब्यूशन करती है, तो वो यहाँ पे अपना डिडक्शन ले सकती है। तो कंपनीज जब अपनी टैक्स प्लानिंग करती है, तो वो कई कंपनियां इसका उपयोग करती है। वो लोग पॉलिटिकल पार्टीज में जो पैसा जमा करते हैं, वो बेसिकली यहाँ पे वो डिडक्शन करके ले लेते हैं। तो इस तरीके से एपीज में बहुत सारे डिडक्शन है जो आधे से ज्यादा आप शायद अवेयर ना हो, या आप अपने सीएस के साथ अवेयर प्रॉपर आप अपना पूरा इंफॉर्मेशन शेयर नहीं करते हो, और यही रीजन है कि हो सकता है कि इनमें से कुछ डिडक्शंस आपके मिस हो जाते होंगे। जैसे लोग क्या करते हैं, मेडिक्लेम ले लेते हैं, इंश्योरेंस ले लेते हैं, सीएस को बताते नहीं है, और फिर एटीडी में उसका डिडक्शन नहीं लेते, अननेसेसरी आप अपनी इनकम पे टैक्स पे करते हैं। तो इनकम पे आप ज्यादा टैक्स ना पे करें, उसके इन डिडक्शंस को समझिए, उसको प्लान कीजिए, आपके लिए जो भी डिडक्शन अनिवार्य है वो लीजिए, उसके हिसाब के पेपर्स रेडी रखिए, ताकि यदि आपको कुछ क्वेश्चन आए तो आपको पूछने इनकम टैक्स से, तो यू शुड बी आंसरेबल टू दैट। और एग्जेम्प्टेड इनकम पे भी फोकस कीजिए, क्योंकि वो आपकी वेल्थ को इंक्रीज करता है। तो कभी भी जो इन्वेस्टमेंट्स में प्लान करूं, उसमें मेरे दो फैक्टर मुझे समझने होंगे, दैट इज डिडक्शन एंड एग्जेम्पशन। वो मुझे इसलिए समझना है क्योंकि मुझे उसके हिसाब से टैक्स प्लानिंग करनी है। और यदि मैं कोई इन्वेस्टमेंट्स नहीं करने में इंटरेस्ट हूँ, तो मुझे ये समझना है कि मुझे न्यू रेजिम में जाना है, क्योंकि उससे मुझे टैक्स लाइबिलिटी कम आएगी। तो आज हम इतना ही समझेंगे कि एग्जेम्पशन क्या है और डिडक्शन क्या है। बेसिकली कल हमने ये समझा था कि इनकम टैक्स काई पे किया जाता है। आज हमने इनकम टैक्स बचने के दो पहलू समझे हैं, दैट इज एग्जेम्पशंस एंड डिडक्शंस। That was so nice. Sneha ji, there are some questions which have come up. So in the last 5 minutes, we can take up these questions. Will you please share this? Yes. What about the mortgage loan? Do we get income tax reduction? Mortgage loan. No, mortgage loan का you don't get deductions. It is only a housing loan which you get deduction. Mortgage loan में basically आप जो interest pay करते हैं, लेकिन यदि आप कोई अपने business में लेते हैं mortgage loan, तो आपके business expenditure में वो count होता है. It is countable in your business expenditure. Is 80EE applicable to all first buyers? Yes, it is applicable to all first buyers, provided it should be a first home. It should not be a second home. मतलब आपने कोई घर खरीदा था पहले और फिर आपने उसको बेच दिया, उसके बाद दूसरा घर लिया, वैसा नहीं। आप अभी तक रेंट पे ही रह रहे थे और पहली बार आप अपना खुद का घर खरीद रहे हो। Okay. Please explain if interest from annuity is taxable. No, interest from annuity is not taxable. It is under exempted income, section 10. Okay. If my husband transfers 20,000 every month, yes, is it exempted income? Yes, Shrutika ji, you can definitely show it as a gift, but for that you please prepare a proper gift deed.
ओके ड्यूरिंग द एंटायर ईयर उन्होंने आपको इतना इतना गिफ्ट दिया है करके। ओके, गिफ्ट डीड्स कैसे बनती है, कौन बनाता है स्नेहा जी? 500 रुपीज स्टैम्प पेपर पे आपके चार्टर्ड अकाउंटेंट इजीली बना के दे सकते हैं। देयर इज नथिंग लाइक। Okay. So we have to keep it with our records. यस, Right? यू शुड कीप इट, बिकॉज यदि आपको इनकम टैक्स से कभी भी नोटिस आया या कुछ क्वेरी आई कि आपकी इनकम किस तरीके से है, यू नो आपको इंडिया में सोर्स प्रूफ करना है, मुझे ये Okay. पैसा कैसे आया, तो सोर्स इज मुझे गिफ्ट आया, तो उसका बैकअप पेपर इज योर गिफ्ट डीड, यू शुड ऑलवेज प्रिपेयर इट। Okay. And gift can be in the form of only cash, or कैश it गिफ्ट can वी be. डोंट रिकमेंड, क्योंकि कैश गिफ्ट जो है वो 50,000 तक ही अलाउड है, उसके बाद वो टैक्सेबल होता है। तो हम जो प्रेफर करते हैं, आप प्रॉपर चेक से पैसा ट्रांसफर कीजिए एक दूसरे के अकाउंट में, और फिर आप स्टैम्प पेपर पे उसको गिफ्ट डीड करके बनाइए। Okay. How to show it as gift while filing ITR? दैट इज शोन अंडर एग्जेम्प्टेड इनकम। Okay. यस, गिफ्ट में लिमिटेशंस है कि आप 50,000 से ज्यादा कैश गिफ्ट नहीं दे सकते। यस, माइनर को भी गिफ्ट दे सकते हैं, बट उससे जो इनकम डिराइव होएगी वो जो भी पेरेंट्स के हाथ में टैक्सेबल हो रही है, या मदर या फादर उसके हाथ में टैक्सेबल रहेगी, क्योंकि अभी वो माइनर है इसलिए। Okay. Any more questions, ladies? पीपीएफ इज पब्लिक प्रोविडेंट फंड। यहाँ पे एक मिनट, किसी ने पूछा है यहाँ पे पीपीएफ। हाँ जी। हाँ, पीपीएफ इज अ पब्लिक प्रोविडेंट फंड, बेसिकली एक गवर्नमेंट की स्कीम है। यदि आपने हमारे पहले के सेशन अटेंड किया होगा तो उसमें ये बहुत अच्छे से हमने एक्सप्लेन किया था कि ये स्कीम किस तरह काम करती है। ये स्कीम 15 साल के लिए होती है, इसमें लॉक इन पीरियड होता है। आप इसमें अपना पैसा इन्वेस्ट कीजिए, तो गवर्नमेंट जो भी रेट डिसाइड करती है, करंटली इट इज जो भी गवर्नमेंट डिसाइड करेगी लाइक 7.58 अभी उसी के बीच में चल रहा है, उतना इंटरेस्ट आपको एवरी ईयर मिलता रहता है। पीपीएफ इज अ गुड इंस्ट्रूमेंट टूल, द रीजन बीइंग पीपीएफ से आपका टैक्स प्लानिंग ये होता है कि आपको इसका डिडक्शन मिल जाता है एटीसी में। दूसरा, इससे जो ब्याज आता है वो एग्जेम्प्टेड होता है, वो टैक्सेबल नहीं होता है। और क्योंकि ये गवर्नमेंट स्कीम, गवर्नमेंट सिक्योर्ड होता है पीपीएफ, ये सेफ होता है इन्वेस्ट करने के, आपका पैसा डूबने का चांसेस नहीं होता है। तो इट इज वन ऑफ द वेरी यू वांट टू कीप अ सेफ मनी, पीपीएफ इज अ गुड ऑप्शन सेफर मनी के लिए। और यदि आप लॉक इन, मतलब आपको चलेगा, आपको लिक्विड कैश नहीं चाहिए कि मैं जब इच्छा है तब मैं पैसा निकाल सकूं, आपको लॉक इन पीरियड चलता है, तो पीपीएफ इज अ गुड ऑप्शन। My brother transfers me amount of rupees 1 lakh per month as a gift through online banking. So how do I show it as a gift so that the interest on it is tax exempt? आप ये जो इंटरेस्ट की आप जब बात करें इसको समझिए, ठीक है। आपके ब्रदर ने जो 1 लाख रुपीस आपको पर मंथ ट्रांसफर किया है, ये आपके हाथ में टैक्सेबल नहीं है, पर उससे जो कमाई आप करेंगे वो आपके हाथ में टैक्सेबल रहेगा। इस 1 लाख पे आपको टैक्स नहीं भरना है जो आपको एवरी मंथ मिल रहा है। इसलिए पहले तो आप गिफ्ट डीड बनाइए 5 स्टैम्प पेपर पे, दैट इज मोस्ट इम्पोर्टेंट। लेकिन यदि आपने इस पैसे को कहीं और इन्वेस्ट किया और उस पे आपको ब्याज आ रहा है तो वो टैक्सेबल रहेगा, दैट इज नॉट एग्जेम्प्टेड। Right. Can husband gift his wife every month? That's a very interesting question. No, husband and wife cannot gift to each other. There is a bar and limitations on it. Okay, There ये is तो a बड़ा नुकसान वाली बात कह दी आपने स्नेहा जी. yes, That would have husband and given us a wife ray cannot of gift to hope. each other. Father and daughter, father and son, they all can gift to each other. Granddaughters, grandsons, you can gift. Okay. Mortgage loan taken to purchase a house property. So how does it come for IT returns? Yes, yes. Because आपके उस केस में क्या है, that is a housing loan actually. जो आप mortgage loan की दो डेफिनेशन होती है, एक या तो आपने कुछ गिरवी रखा उनके पास और बिजनेस पर्पस वगैरह के लिए लिया, एक आपने हाउसिंग लोन लिया मतलब घर खरीदने के लिए ही लोन लिया।
तो वो आपने भले ही घर को मॉर्गेज किया है, बट दैट इज अ हाउसिंग लोन, एंड हाउसिंग लोन इज डिडक्टेबल अंडर सेक्शन 80C। और इसके जो इंटरेस्ट होता है, इंटरेस्ट का भी डिडक्शन मिलता है अलग से, अप टू 2 लाख। 2 लाख का कैप है उसमें। Oh, great. The question is, I want to give 40,000 to my son. What should I show? यू कैन डू 40,000 रुपीज आप कैश में भी दे सकते हैं, क्योंकि लिमिट 50,000 है कैश की। उसके बाद आप उस अपने अकाउंट से उसके अकाउंट में ट्रांसफर कीजिए, यदि आपको अमाउंट को इंक्रीज करना है तो। Okay. Varsha ji, I could not get your question. Clubbing of income. Sneha ji, Varsha ji, I'll just unmute you if you can raise your hand. The next question is, I meant that amount is transferred by brother in saving account, which gives annual interest. So will that annual interest be tax exempt? Yes, that annual interest is taxable. Taxable, not Yes, tax it is. exempt. No. Okay. That money which is getting transferred is taxable, is non-taxable. Okay, fine. Yes. Yes. Any more questions? Okay. Thank you so much, all dear friends, for joining for this session. And I would ask you all to invite your cousins, your bhabis, your sisters to this session. आप अपने मौसी ममा को भी कहिए कि अटेंड करेंगे। ये सब बातें वैसे भी बहुत अच्छी लगेगी जानने में। एक और चीज जो है that after having referred these tables, जो स्नेहा जी ने भी बताया है, now your homework is that you make a list of what you have. जो चीजें आपने इसमें से जो बताई है लिस्ट, उसमें से आपके पास में कुछ है तो you make a list, go through it, और ये भी जानने की कोशिश करें आप जो भी आइडियाज होते हैं आपके पहले आपके पास में होंगे, तो जस्ट सी व्हाट हाउ द शीट्स हैव बीन प्रिपेयर्ड और डिडक्शंस और एग्जेम्पशंस जो है वो कैसे हुए हैं, so that you are able to understand the subject well. Is it okay, Sneha ji? Yeah, thanks so much. Let's meet tomorrow. Yes, thank you. Yes, कल मिलते हैं sharp 2:30. Thank you once again. Thank you so much.